हेलो स्टूडेंट, आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो एंजाइम है इनके बारे में हम पहले से भी जानते हैं। एंजाइम का जो अर्थ है, इस यहाँ पर दो शब्द है, इन और जाइम। इन और जाइम, ये दो शब्द हो जाते हैं। ये जो जाइम है, ये सबसे पहले क्योंकि जाइमेज जो एंजाइम था वो खोजा गया था, इसके आधार पर इसका एंजाइम नाम है वो रख दिया गया था। एंजाइम जो है, ये शब्द देने वाले सबसे पहले कुहने, इन्होंने एंजाइम जो शब्द है वो सबसे पहले दिया, एंजाइम शब्द। इसके बाद जो बर्जीलियस है, बर्जीलियस, इन्होंने क्या किया कि जो एंजाइम होते हैं उनकी उत्प्रेरकीय गुण को इन्होंने बताया। उत्प्रेरकीय गुण के बारे में इन्होंने बताया था। देखो, जो बर्जीलियस है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंजाइम है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, इसलिए उत्प्रेरकीय गुण के रूप में बताने वाला जो काम है वो बर्जीलियस के द्वारा किया गया। इसके बाद में बुकनर आए हैं, बुकनर। और बुकनर ने क्या किया, सबसे पहले जो यीस्ट कोशिका है, उस यीस्ट कोशिका से इन्होंने जाइमेज जो एंजाइम है वो सबसे पहले पृथक किया। ठीक है भाई, यीस्ट का हमें पता है कि यीस्ट के अंदर, यीस्ट का उपयोग अपन शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में हम करते हैं, किण्वन क्रिया में हम करते हैं इसका उपयोग। तो यीस्ट के द्वारा ये सबसे पहले पृथक किया गया था और बुकनर के द्वारा ये कार्य किया गया है। इसके बाद में सुमनर जो हो जाते हैं, ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले जो यूरिएज एंजाइम है, उस यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण कह सकते हैं, क्रिस्टलीकरण इन्होंने किया, क्रिस्टलीकरण किया। किसका? यूरिएज का इन्होंने क्रिस्टलीकरण किया था सुमनर ने। और सुमनर ने ही एंजाइमों की जो प्रकृति है वो प्रोटीन प्रकृति की बताई है, प्रोटीन के रूप में इन्होंने बताया। अब बात आ जाती है कि एंजाइम जो है, नॉर्मल हम पहले से जानते हैं कि जो एंजाइम है वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या हो जाती है कि डेफिनेशन के लिए अंदर हम कहेंगे कि एंजाइम प्रोटीन युक्त वे कार्बनिक पदार्थ है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, उन्हें हम एंजाइम कह देते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम हो जाते हैं। यानी उत्प्रेरक का मतलब क्या हो गया, ये वेग को बढ़ाते हैं। ठीक है, कैटालाइज की तरह हम इसको काम में लेते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया, देखो हम जानते हैं कि जितने भी मैकेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर हो रही है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी हो रही है, वो बिना एंजाइमों की उपस्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की जो वेग है वो इतना तीव्र ये बढ़ा देते हैं, यानी हजारों गुना उस वेग को बढ़ा देते हैं। इसलिए बिना एंजाइमों की उपस्थिति में किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया है वो संपन्न नहीं हो सकती। और जब जैव रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती तो इसका मतलब निश्चित रूप से हम जीवों की हम कल्पना नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार से जीवित रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रकार की जो रिएक्शंस होती रहती है उसके लिए एंजाइम है वही रेस्पॉन्सिबल है, उन्हीं की उपस्थिति में कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए एंजाइम जो जाते हैं वो अपनी बॉडी के एक महत्वपूर्ण घटक हो जाते हैं। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइमों के संदर्भ में देखो ये वैज्ञानिक हो गए हैं, ये कि जो कुहने है उसने एंजाइम शब्द देने वाला सबसे पहले ये हो गया है। बर्जीलियस ने उत्प्रेरक के गुण को बताया था इनके को कि ये उत्प्रेरक की तरह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम करते हैं। इसी प्रकार बुकनर है, उन्होंने यीस्ट कोशिका के अंदर सबसे पहले जाइमेज एंजाइम है उसको पृथक्करण किया था। और उसके बाद में सुमनर जो हो जाते हैं, उन्होंने यूरिएज का क्रिस्टलीकरण कर लिया था और प्रोटीन के रूप में भी इनको बताया कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। देखो, प्रोटीन प्रकृति के हम कहते हैं जरूर इसको कि इनकी जो संरचना है, इनकी स्ट्रक्चर की हम बात करें ना, संरचना, तो संरचना जो है इनकी एंजाइमों की वो प्रोटीन प्रकृति इनकी बताई कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यानी ज्यादातर अधिकांश एंजाइम प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी है जो इनके अपवाद भी हो सकते हैं कि जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। तो राइबोजाइम एंजाइम है वो क्या हो जाता है, वो प्रोटीन से निर्मित नहीं होता है, जबकि राइबोजाइम एंजाइम
राइबोजाइम एंजाइम किसका बना होता है? आरएनए से निर्मित होता है। ठीक है, आरएनए से निर्मित होता है। अब ये जो राइबोजाइम एंजाइम वैसे ये काम क्या करता है? वैसे इसका जो काम होता है आरएनए स्प्लाइसिंग का काम होता है, स्प्लाइसिंग। अब आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है? देखो, जो स्प्लाइसिंग शब्द होता है उसका मतलब ये हो जाता है कि चाहे वो डीएनए में हो, चाहे वो आरएनए में हो, या किसी गुणसूत्र में, जीन में, किसी में भी स्प्लाइसिंग की यदि क्रिया हो रही है तो स्प्लाइसिंग का सीधा सा अर्थ ये होता है कि उसके नॉन एक्टिव पार्ट को हटा देना। ठीक है, चाहे वो यदि आरएनए के नॉन एक्टिव पार्ट को उठाया जा रहा है, यानी निष्क्रिय भाग को उठाया जा रहा है, तो इसका हम लोग क्या कह रहे हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाएगा। डीएनए में करोगे डीएनए स्प्लाइसिंग कहलाएगा, जीन या गुणसूत्र में करोगे तो वो उन्हीं के नाम पर वो स्प्लाइसिंग कहलाएगी। तो आरएनए स्प्लाइसिंग करने का काम ये राइबोजाइम एंजाइम करता है। तो ये आरएनए से निर्मित है, ये प्रोटीन से निर्मित एंजाइम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश, हम ये तो नहीं कह सकते कि टोटल सभी एंजाइम ही प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक अपवाद के रूप में आ रहा है अपने पास में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, लेकिन अधिकांश एंजाइम प्रोटीन है। अब इसके बाद में बात आती है अपनी कि एंजाइम की जो संरचना है उसके आधार पर यदि हम देखें कि एंजाइम कुछ स्ट्रक्चर, इनमें क्या क्या चीजें भाग ले रही है उसके आधार पर, तो एंजाइम दो प्रकार के हो सकते हैं। एक सरल प्रकार के एंजाइम, ठीक है, सरल एंजाइम, और एक हो जाते हैं संयुग्मित, यानी कॉन्जुगेटेड, संयुग्मित। ठीक है, तो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन? एंजाइमों के बारे में बता रहा हूं। एंजाइम जो है वो दो रूपों में हो सकते हैं, सरल रूप में या संयुग्मित रूप में। अब सरल रूप तो ये कहता है कि इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, यानी सिंपल का मतलब हो गया कि पूर्ण रूप से ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ये प्रोटीन के ही बने होते हैं। इसलिए जैसे हमने कहा पेप्सिन, एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे पेप्सिन, एमाइलेज। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। देखो, पेप्सिन है, उसके बारे में हम पहले से भी जानते हैं कि जो पेप्सिन है अपने आमाशय के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम हो जाता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम हो जाता है। एमाइलेज है, जैसे हमने कहा लारी एमाइलेज है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन से, शुद्ध प्रोटीन के निर्मित होते हैं, इनमें कोई अन्य चीज मिश्रण में नहीं पाई जाती है, इसलिए ये सिंपल प्रकार के, सरल प्रकार के एंजाइम ये कहलाते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल यूरिएज भी हो सकता है, यूरिएज भी इसी की श्रेणी में आता है। जबकि संयुग्मित प्रकार के एंजाइम ऐसे एंजाइम हो जाते हैं जो क्या करते हैं, जो संयुग्मित होते हैं, यानी किसी अन्य के साथ में जुड़े हुए होते हैं। उनमें प्रोटीन तो है ही है, प्रोटीन के साथ में उनमें एप्रोटीन वाला भाग भी उनके साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इसको हम ये कह सकते हैं संयुग्मित एंजाइमों को कि यहां पर मैं यहां ऊपर ले लेता हूं उसको। एक होता है एपो एंजाइम, एक होता है कोफैक्टर। ठीक है, और दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से ये क्या कहलाते हैं? ये होलो एंजाइम कहलाते हैं, होलो एंजाइम। ठीक है, तो एपो एंजाइम, कोफैक्टर और होलो एंजाइम। अब जो एपो एंजाइम है वो तो क्या है इनका, देखो ये इनको संयुग्मित इसलिए कह रहे हैं, संयुग्मित का मतलब जुड़ा हुआ, यानी इसके एप्रोटीन वाले भाग के साथ में प्रोटीन वाला जो भाग है वो साथ में मिश्रण में रहता है। तो एपो एंजाइम तो कौन हो गया इनका? प्रोटीन वाला भाग, प्रोटीन भाग है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं प्रोटीन भाग। प्लस इसके साथ में कोफैक्टर कौन हो जाता है भाई? कोफैक्टर हो जाता है इसका एप्रोटीन वाला भाग, एप्रोटीन भाग जो इस प्रोटीन वाले मुख्य भाग के साथ में एप्रोटीन वाला भाग अटैच रहता है। और दोनों ने मिलकर के क्या बना रखा है? संपूर्ण एंजाइम, यानी टोटल जो भी एंजाइम है दोनों के मिश्रण को भी क्या कह रहे हैं? होलो एंजाइम कह रहे हैं। यानी ये एंजाइम इस रूप में है कि जिसमें दोनों भाग पाए जा रहे हैं। अब इसका जो कोफैक्टर है, देखो कोफैक्टर को हम क्या कहते हैं भाई? को का मतलब सह, फैक्टर का मतलब कारक, सहकारक। ठीक है, ये सहकारक है।
अब सहकारक जो होता है, जो कि हम कहते हैं इसका नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, और नॉन प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है, यानी कोफैक्टर है वो 3 प्रकार का हो सकता है। जैसे पहला हम बात करें, पहला होता है, एक होता है प्रोस्थेटिक सम, प्रोस्थेटिक सम, ठीक है, और दूसरा होता है को एंजाइम, ठीक है, प्रोस्थेटिक सम हो गया, को एंजाइम हो गया, यानी सह एंजाइम या को एंजाइम इसको कह देते हैं, और तीसरा हो जाता है धातु आयन, ठीक है। ये 3 रूपों में, इन 3 प्रकार के इसके हो सकते हैं टाइप, किसके, कोफैक्टर के। अब जो प्रोस्थेटिक समूह है उसको तो हम क्या कहेंगे कि ये कोफैक्टर तो है भाई, ठीक है, प्रोटीन वाले भाग के साथ में जुड़ा हुआ तो है ये, इसलिए इसको हम कोफैक्टर कह रहे हैं। लेकिन ये इस प्रकार का जो प्रोस्थेटिक समूह है वो क्या कहता है कि ये कार्बनिक भाग होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इस प्रोटीन वाले भाग से यानी इस एपो एंजाइम से ये दृढ़तापूर्वक जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, ये दृढ़तापूर्वक जुड़े हुए होते हैं, इनके साथ में टाइटली अटैच होते हैं। देखो प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम वैसे दोनों ही कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है ये, लेकिन फर्क कितना हो जाता है, ये भी कार्बनिक है, ये भी कार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ, लेकिन ये दृढ़तापूर्वक नहीं जुड़े हुए होते हैं, है ना, ये ढीले रूप में अटैच रहते हैं, यानी इनको आसानी से अलग किया जा सकता है, ये तो ये ढीले रूप में बंधे हुए होते हैं, इसलिए ये ढीले बंधे होते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं। जैसे प्रोस्थेटिक समूह है, इसके लिए अपने एग्जाम्पल कहेंगे कि जैसे फ्लेवोप्रोटीन है, साइटोक्रोम है, एग्जाम्पल इसका हो गया फ्लेवोप्रोटीन, साइटोक्रोम, तो ये तो हो गए इसके। कोएंजाइम जो है उसके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे NAD, FAD, ये इसके एग्जाम्पल है भाई, NAD, FAD है, इनका जो रोल है हम फोटोसिंथेसिस है उस वाले टॉपिक में हम देखेंगे। NAD यानी निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है ये, और FAD जो होता है फ्लेवो एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो जाता है, तो इनका रोल वहाँ पर देखेंगे, ये है ना, वहाँ पर ये अपचयित होते हैं, वैसे ये अपचयित कोएंजाइम कहलाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इनके साथ में जुड़ी होती है, NADH2 के रूप में, ये श्वसन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसमें आएगी ये बात। धातु आयन, धातु आयन के अंदर यानी कुछ धात्विक आयन्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो भी यहाँ पर कई बार एपो एंजाइम वाले पार्ट से अटैच रहते हैं। जैसे हमने कहा भाई कॉपर हो गया, है ना, Mg हो गया, Fe हो गया, तो ये कुछ धात्विक आयन होते हैं जो भी क्या करते हैं, कई बार इनके साथ में अटैच रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर, कि इस प्रकार से जो एंजाइम उनकी संरचना 2 रूपों में बटी हुई होती है। एक सरल एंजाइम, सरल एंजाइम को हमने क्या कह दिया कि यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे हमने कहा पेप्सिन, एमाइलेज, यूरिएज, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। संयुग्मित प्रकार के जो एंजाइम हो जाते हैं उनको हमने कह दिया कि संयुग्मित का मतलब हो गया एप्रोटीन वाला पार्ट उनके साथ में जुड़ा हुआ है, और एप्रोटीन वाला जो पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट जो एपो एंजाइम उसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो 3 रूपों में हो सकता है, या तो प्रोस्थेटिक समूह है, या कोई एंजाइम है, या फिर कोई धात्विक आयन हो सकता है। अब इसके बाद में बात आती है अपनी कि जो एंजाइम है, ठीक है, जब ये सीक्रेट होते हैं, जब ये स्रावित होते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में ये 2 रूपों में देखे जा सकते हैं। एक हो गए एंडो एंजाइम, ठीक है, और एक हो जाते हैं एक्ट एंजाइम कह सकते हैं, या एक्सो एंजाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 रूपों में ये हो सकते हैं। कौन? एंजाइम, एंजाइम की बात कर रहे हैं, एंजाइम जो है वो 2 रूपों में हो सकते हैं, एंडो या एक्सो। अब एंडो का मतलब तो ये हो गया कि ऐसे एंजाइम
जिनका सीक्रेशन सेल के अंदर होता है, यानी सेल सीक्रेट करती है उनको और वो सेल के अंदर रहते हैं, तो वो एंडो प्रकार के एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर एंडो प्रकार के एंजाइम होते हैं। वैसे एक्सो एंजाइम वो होते हैं जो क्या करते हैं कि ये सीक्रेट तो होते हैं, ठीक है, किसी सेल्स के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा सीक्रेट तो होंगे, लेकिन ये बाहर की तरफ रिलीज होंगे ये। ठीक है, जैसे हमने कह दिया, इसका एग्जाम्पल हो सकता है बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, फंजाई, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको ये बताते हैं कि बैक्टीरिया, फंजाई, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा कुछ रिलीज होने वाले एंजाइम होते हैं, तो बैक्टीरिया भी अपनी बॉडी में खुद में तो रिलीज करता ही नहीं, उसको बाहर सीक्रेट करता है, बाहर माध्यम में सीक्रेट करेगा वो, है ना। जैसे फंजाई है, तो फंजाई के अंदर भी, कॉको के अंदर भी ऐसी क्रिया देखने को मिलती है कि इनके अंदर भी जो एंजाइम होते हैं वो बाहर की तरफ सीक्रेट किए जाते हैं, इसलिए इनको एक्सो या एक्ट एंजाइम भी हम इनको कह देते हैं, जबकि ये दूसरे एंडो प्रकार के एंजाइम हो सकते हैं। अब इसके बाद में अपने पास में आती है कि एंजाइमों के अपन स्पेशल गुण देखते हैं, एंजाइमों के अपन विशिष्ट गुण देखते हैं यहां पर। देखिए, एंजाइमों के अपन क्या देख रहे हैं, विशिष्ट गुण, विशिष्ट गुण, ये इनकी विशेषताएं भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, अब एंजाइमों के जो विशिष्ट गुण हैं उनके अंतर्गत सबसे पहली बात आती है कि इनकी प्रकृति की बात अपन करते हैं कि एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं, तो सबसे पहले आती है इनकी प्रकृति। ठीक है, अब ये जो प्रकृति है, ठीक है, इसको हमने प्रोटीन के रूप में भी माना है कि एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ऐसा भी हम कह रहे हैं, तो प्रोटीन प्रकृति भी होती है। लेकिन वैसे भाई ये सॉलिड है या किस रूप में है, इनकी जो अवस्था है तो वो मानी गई है कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी अवस्था। तो ये जो कोलाइडी अवस्था है, ये कोलाइडी अवस्था होने का इनको लाभ होता है, उनको लाभ ये होता है कि जब ये किसी क्रियाधार पर क्रिया करते हैं उसको उत्पाद में बदलने के लिए, तब इनका सरफेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी अधिक क्रियाधारों से क्रिया कर सकते हैं, तो कोलाइडी नेचर का इनको ये लाभ होता है। तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है कि प्रोटीन प्रकृति के तो है ही है, लेकिन इनकी कोलाइडी नेचर होने के कारण इनको, इनका जो स्थान है या इनका जो आकार है वो इस प्रकार का हो जाता है कोलाइडी नेचर के कारण कि वो अधिक क्रियाधारों से क्रिया कर सके, उनसे जुड़ सके ये। ठीक है, तो सरफेस जो सतह है वो इनको प्रदान होती है। दूसरी जो बात है अपनी, वह जाती है इनके अंदर विशिष्टता, विशिष्टता। ठीक है, अब विशिष्टता का मतलब ये हो गया कि एंजाइम अपने आप में स्पेशल होते हैं, विशिष्ट होते हैं, कि ये हर कोई एंजाइम हर किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता, इनमें कुछ विशेषताएं होती है, इनमें कुछ विशिष्टताएं होती है, यदि वो चीज़ें, वो शर्तें ये पालना कर रहे हैं तो ही वो क्रिया करेंगे। ठीक है, अब वो विशिष्टता देखो कौन कौन सी हो सकती है। जैसे हमने कहा क्रियाधार, क्रियाधार विशिष्टता। ठीक है, अब क्रियाधार विशिष्टता का मतलब क्या हो गया कि क्रियाधार का मतलब हो गया कि जब क्रियाधार कौन होता है, क्रियाधार वो पदार्थ होते हैं जिन पर एंजाइम रिएक्ट होते हैं, जिन पर एंजाइम रिएक्शन करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं और उनको उत्पादों में बदलते हैं, तो वो क्रियाधार हो गए। तो एंजाइम क्रियाधारों के प्रति विशिष्ट होते हैं, यानी विशेष एंजाइम विशेष क्रियाधार पर ही क्रिया करेगा, यानी उसी से जुड़ेगा, हर कोई एंजाइम हर किसी पदार्थ पर क्रिया नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं भाई क्रियाधार विशिष्टता का हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमने कहा लाइपेज एंजाइम, है ना, जो लाइपेज एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है भाई, वसा पर, यानी फैट पर क्रिया करेगा ये। अब लाइपेज के सामने आप प्रोटीन रखते तो उस पर थोड़ी रिएक्शन करेगा वो, है ना। जैसे पेप्सिन को हमने कहा कि पेप्सिन है प्रोटीन पर रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब एंजाइम क्रियाधार को पहचान करके ही उस पर क्रिया करेंगे कि क्या वो अपने वाला ही क्रियाधार है जिस पर उसको क्रिया करनी है। तो लाइपेज एंजाइम इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये क्रियाधार विशिष्टता देखने को मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार इनमें समूह विशिष्टता भी देखने को मिलती है कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो समूह को पहचान करके क्रिया करते हैं। अब समूह को पहचान करके क्रिया कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि किसी
पदार्थ पर या किसी क्रियाधार पर क्या एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है, किसी के ऊपर कीटो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो केवल जो एल्कोहल पर क्रिया करने वाले उस पर ही क्रिया करेंगे, यानी किसी विशेष समूह को पहचान करके उस पर क्रिया की जाती है, तो वो समूह विशिष्टता का इनका गुण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया विशिष्टता, अभिक्रिया विशिष्टता ये भी गुण इनके अंदर देखने को मिलता है। अब अभिक्रिया विशिष्टता क्या कहता है कि एंजाइम ऐसे होते हैं जो किसी विशेष अभिक्रिया को पहचान करके उस पर रिएक्शन करते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे हमने कहा ऑक्सीडेज एंजाइम, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनको प्रेरित करता है, ठीक है। रिडक्टेज एंजाइम है, रिडक्टेज ये क्या करता है भाई, ये रिडक्शन यानी अपचयन वाली अभिक्रियाओं को प्रेरित करता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया विशिष्ट है, ये अभिक्रिया कैसी इनको अभिक्रियाएं करवानी है उसी अभिक्रियाओं पर ये काम करेंगे, हर किसी पर नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि हम ऑक्सीडेज का उपयोग यदि अपचयन कराने में करें तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसा करता ही नहीं है। इसलिए अभिक्रियाओं को पहचान करके भी एंजाइम रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनका ये गुण क्या कहलाया, अभिक्रिया विशिष्टता का गुण इनका कहलाता है। इसी प्रकार बंध विशिष्टता, बंध विशिष्टता का गुण भी इनमें देखने को मिलता है। और बंध विशिष्टता का मतलब ये हो जाता है कि विशेष प्रकार के बंध को पहचान करके ये क्रिया करते हैं, इसलिए ये बंध विशिष्टता का गुण भी इनमें देखने को मिलता है। अब जैसे हमने कहा कि कोई एस्टर बॉन्ड है ना, या हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये किस पर क्रिया करेंगे, तो विशेष एंजाइम विशेष बंध को पहचान करके ही ये अपना रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो विशिष्टता का गुण इनमें देखने को मिला। इसके बाद में बात आती है अपनी इष्टता। तीसरा पॉइंट आ जाता है अपना इष्टता। और इष्टता आपको ये कहती है कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो क्रिया करते हैं तो उनको विशेष जो माध्यम है यानी वातावरण जो है उनका, वो भी उनको चाहिए होता है। जैसे हम कहते हैं कि ये विशेष पीएच और तापमान पर रिएक्शन करते हैं, विशेष पीएच और तापमान पर ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है, विशेष पीएच और तापमान पर ही रिएक्शन करते हैं। तो वो तापमान और पीएच इनको प्रोवाइड होता है तभी ही क्रिया करेंगे। यदि वो चीज़ सारी चीज़ें आपने दे रखी है, क्रियाधार भी दे रखा है, सब चीज़ें दे रखी है, लेकिन पीएच और तापमान इनको नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। चौथा पॉइंट जो हो जाता है अपना, वो आ जाता है इनका बड़ा आकार, इनका साइज बड़ा होता है। ये भी इनकी विशेषता है कि एंजाइमों का जो साइज है वो क्रियाधारों की तुलना में बड़ा होता है, और बड़ा होने का इनको लाभ हो जाता है कि अधिक क्रियाधारों से रिएक्ट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 हो जाता है अपने पास में, और वो हो जाता है एक अच्छा पॉइंट हो जाता है संदमकता, ठीक है। संदमकता का मतलब ये हो जाता है, इनिबिशन का मतलब ये हो गया, संदमकता का मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ जो एंजाइमी अभिक्रियाओं को रोकने का काम करते हैं या उनको धीमा करने का काम करते हैं, ऐसे जो पदार्थ वो क्या कहलाते हैं, संदमक पदार्थ कहलाते हैं। तो संदमक पदार्थ क्या हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो एंजाइमों की अभिक्रियाओं को घटा देते हैं, एंजाइमों की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, तो वो संदमक पदार्थ कहलाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो संदमक पदार्थ है उनकी उपस्थिति में जो एंजाइम अभिक्रिया है या एंजाइम सक्रियता है वो कैसी हो जाती है भाई, डाउन हो जाती है, एंजाइम सक्रियता कम हो जाती है। तो ये भी गुण इनमें देखने को मिलता है संदमकता वाला भी, कि संदमक पदार्थों की उपस्थिति में एंजाइम अपनी अभिक्रियाशीलता को कम कर देते हैं, तो उनसे प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइमों की विशेषताएं हो गई, विशिष्ट गुण हो गए इनके, जैसे प्रकृति, प्रोटीन या कोलाइडी नेचर का हो गया, विशिष्टता, क्रियाधार विशिष्टता है, समूह विशिष्टता, अभिक्रिया विशिष्टता, बंध विशिष्टता, ये सब विशिष्टता इनके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और इष्टता का गुण है पीएच है, तापमान है, ये भी इनके अंदर देखने को मिलता है कि विशेष पीएच और ताप पर ही रिएक्ट करेंगे। ये बड़ा आकार होता है इनका, और संदमक पदार्थों की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया डाउन हो जाती है, इसलिए संदमकता का गुण भी इनमें देखने को मिलता है। देखिए अब इसके बाद में
हम एंजाइमों के बारे में देख रहे थे और जो एंजाइम है उसमें हमने एंजाइमों की विशेषता देख ली है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जो एंजाइम है, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ऐसे फैक्टर जो एंजाइमों की अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो उन कारकों के अंदर देखो अपने सबसे पहले देखो जो हमने विशिष्टता पढ़ी थी उन विशिष्टताओं के वैसे कुछ पॉइंट है जो उनमें से निकल करके आए हैं और उनको हमने विशेषता कह दी थी वहां पर। और अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि वही चीज उनमें से कुछ ऐसे कारक हैं जो इन एंजाइमों की विक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, यानी ये उनके लिए एक शर्त बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है बात अपने पास में तापमान। ठीक है, हमने बोला था कि तापमान है वो प्रभावित करता है और तापमान देखो कैसे प्रभावित करता है कि जितने भी जीवों के अंदर जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर एंजाइम भाग लेते हैं और जब वो एंजाइम भाग लेते हैं तो तापमान एक सबसे बड़ा कारक हो जाता है उनके अंदर। हम कहते हैं कि जो 20 से 25 डिग्री 20 से 35 डिग्री 20 से 35 डिग्री के आसपास का जो तापमान है, 20 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का जो तापमान है वो एंजाइमी अभिक्रियाओं के लिए एक अनुकूल होता है। यानी 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यदि आप बढ़ाते हो तब एंजाइमों की अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, यदि इससे 20 से कम का तापमान है, भाई 20 से यदि हम कम कहें कि जैसे मान लो कि 5 है, 10 है ना, या 5 से भी और नीचे है, तो इस प्रकार का तापमान यदि है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एंजाइमों की जो अभिक्रिया होती है बहुत धीमी गति से चलेगी। ठीक है, और यदि 35 से ऊपर का जिन तापमान करते हैं, अब 35 से ऊपर का भी कितना भाई 45 50 डिग्री से भी ऊपर होने लग जाए, 60 70 तक पहुंच जाए, तो ऐसे में क्या हो जाता है, एंजाइम जो अपना काम है वो करना बंद कर देते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, है ना, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं इतने ज्यादा तापमान पर। इसलिए हम कहेंगे जो तापमान है वो इनके लिए यदि अभिक्रिया करवानी है तो लगभग 20 से 35 डिग्री के बीच का जो तापमान है वो इनको दिया जाना चाहिए, जिससे अभिक्रिया है वो तेजी से चल सके। दूसरा आ जाता है अपने पास में पीएच। देखो जो एंजाइम होते हैं वैसे तो क्या होता है, इनका जो नेचर होता है वैसे उभयधर्मी प्रकृति के होते ही है ना, उभयधर्मी इनकी होती है, ये उभयधर्मी प्रकृति ये होती है इनकी। लेकिन विशेष पीएच पर काम करेंगे, यदि वो पीएच इनको नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी। तो पीएच लगभग कितनी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे पीएच इनको वो लगभग 5 से 7.5 पीएच, ठीक है, 7.5 पीएच है, इतनी पीएच के बीच का जो पीएच मिल रहा है इनको, उस पर ये अच्छे से रिएक्ट हो जाते हैं, अच्छे से रिएक्शन कर लेते हैं। देखो 5 से कम की तरफ जाओगे तो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, या 7.5 से ज्यादा ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो ये बीच का सा पीएच हो जाता है, यदि ये पीएच इनको प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये अच्छे से काम अपना कर लेते हैं। इसके बाद में बात आती है अपनी कि एंजाइम सांद्रता, एंजाइमों की सांद्रता। अब एंजाइम सांद्रता देखो क्या कहती है, इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि अभिक्रिया में हम एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा कि एंजाइमों को क्या करना होता है, क्रियाधार पर रिएक्शन करनी होती है। लेकिन एक तो निश्चित अनुपात होता है उनका, भाई ठीक है एंजाइम है, इतने सारे क्रियाधारों पर वो क्रिया कर रहा था, लेकिन यदि यहाँ पर हम एंजाइमों की सांद्रता ज़्यादा बढ़ाने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक बार तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, लेकिन एंजाइमों की सांद्रता बहुत अधिक हो जाने पर अभिक्रिया का वेग धीमा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर
क्रियाधार है, जिन पर क्रिया होनी थी वो क्रियाधार क्या हो गए, वो कम पड़ने लग रहे हैं। तो एंजाइमों की जो सांद्रता है वो धीमे धीमे बढ़ाने पर तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा यदि सांद्रता एंजाइमों की हो जाए किसी अभिक्रिया में तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का जो वेग है वो धीमा पड़ जाएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना क्रियाधार की सांद्रता। तो क्रियाधार सांद्रता है वो भी क्या करेगी, वो भी एंजाइम अभिक्रियाओं को प्रभावित करेगी। कैसे करेगी, देखो क्रियाधार सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि यदि किसी अभिक्रिया में, मान लो कि ये अभिक्रिया चल रही है और इस अभिक्रिया में ये एंजाइम है और ये अपने क्या हो जाते हैं, ये क्रियाधार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रियाधार है इनकी यदि हम सांद्रता बहुत ज्यादा यहां पर कर दें, भाई कम थी, एक निश्चित अनुपात में ये बन रही थी प्रक्रिया, तब तक तो संतुलित अवस्था में चल रही थी ये अभिक्रिया अपनी, लेकिन यदि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हम बढ़ा दें क्रियाधारों की तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएंगे, उस अभिक्रिया में एंजाइमों की सांद्रता कम होने लग जाएगी और अभिक्रिया का वेग धीमा पड़ जाएगा। तो एंजाइमों की अगर क्रियाधारों की सांद्रता यदि थोड़े रूप में बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्रियाधार की मात्रा यदि हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग धीमा पड़ जाता है। इसलिए हम इन दोनों पॉइंटों का निचोड़ में ये कह सकते हैं कि यदि हमें अभिक्रिया का वेग सुचारू रूप से बढ़ाना है या आगे बढ़ाते रहना है उसको सही प्रकार से, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि एंजाइम हो या क्रियाधार हो, इन दोनों की ही सांद्रता एक संतुलित अवस्था में उस अभिक्रिया में होनी चाहिए। संतुलित अवस्था में रहेगी तो ही अभिक्रिया एक अच्छे वेग से आगे की तरफ दौड़ पाएगी, अन्यथा अभिक्रिया धीमी पड़ जाएगी। इसलिए दोनों की सांद्रता है वो एक निश्चित अनुपात में लगभग होनी चाहिए, एक साम्य अवस्था यहां पर देखने को मिलेगी। अब भाई तापमान हो गया अपना, पीएच हो गया, ठीक है, और एंजाइम सांद्रता हो गई, क्रियाधार सांद्रता हो गई, ये सब क्या है, एंजाइमों की अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक है। अब जो संदमक है, संदमक पदार्थ, ये भी ये पॉइंट हमने पहले भी देखा था, संदमक पदार्थ, इनकी उपस्थिति भी क्या कर रही है, एंजाइमों की अभिक्रिया को प्रभावित कर रही है। संदमक पदार्थ हमने पहले देख लिए थे कि संदमक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, वो संदमक पदार्थ कहलाते हैं। तो संदमक पदार्थों की उपस्थिति भी क्या करेगी, एंजाइमों की अभिक्रिया को प्रभावित करेगी। और संदमक पदार्थ जो हो जाते हैं वो दो प्रकार के देखे जा सकते हैं कि दो प्रकार के संदमक पदार्थ हैं। एक तो होते हैं प्रतिस्पर्धी प्रकार के संदमक पदार्थ, यानी प्रतिस्पर्धी संदमक, और एक होते हैं स्पर्धी संदमक, ठीक है। इन दो प्रकार के पदार्थ यहां पर, दो प्रकार के संदमक पदार्थ हो सकते हैं जो अभिक्रिया के वेग को धीमा कराते हैं। प्रतिस्पर्धी संदमक पर आते हैं। प्रतिस्पर्धी का मतलब क्या, कंपटीशन करने वाले, प्रतिस्पर्धा रखने वाले। अब इनके लिए अपन कहेंगे कि जैसे ऐसा मान लो यहां पर ये इस प्रकार के कौन है, ये क्रियाधार पदार्थ है, ये हो गए क्रियाधार। और यहां पर ये जो एंजाइम है ये एंजाइम हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये क्रियाधार है, ठीक है, एंजाइम और क्रियाधार है, आपस में रिएक्शन चल रही है और एंजाइम क्या कर रहे हैं, क्रियाधारों से जुड़ करके क्रियाधारों को किस में बदल रहे हैं, प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, उत्पाद में बदल रहे हैं। अभिक्रिया से चल रही थी, लेकिन यहां पर यदि प्रतिस्पर्धी वाले यहां पर संदमक पदार्थ मौजूद है, यानी प्रतिस्पर्धी पदार्थ क्या हो गए, मैंने इनका थोड़ा सा इस प्रकार से कलर दे दिया इनको, ये प्रतिस्पर्धी संदमक पदार्थ हो गए, यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जो एंजाइमों से जुड़ने के लिए क्रियाधारों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन क्रियाधारों से प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हो गया, उनसे वो कंपटीशन करेंगे कि ये जुड़ रहे थे और इनको जुड़ना भी था, लेकिन ये अब क्या करेंगे, ये भी यहां पर जुड़ेंगे, क्योंकि इन प्रतिस्पर्धी संदमक पदार्थों की आकृति
इन क्रियाधार पदार्थों से, भाई ये कौन हो गए, ये क्रियाधार पदार्थ है और ये हो गए संदमक पदार्थ। संदमक भी कौन से हैं, ये प्रतिस्पर्धी प्रकार के संदमक है। तो जो क्रियाधार पदार्थ है, ये प्रतिस्पर्धी संदमक जो पदार्थ है, इनकी आकृति इन क्रियाधार वाले पदार्थों से मिलती जुलती होती है, इसलिए अब ये क्या करने लग जाते हैं अभिक्रिया में, इनसे कंपटीशन करने लग जाते हैं और एंजाइमों से जुड़ने का प्रयास ये करने लग जाते हैं। जिससे क्या होगा, अब एंजाइम जो इनसे जुड़ रहा था वो अब इनसे जुड़ने के कारण क्या हो जाएगा, अभिक्रिया धीमी पड़ने लग जाएगी, यानी जो क्रियाधारों को उत्पाद में बदलने का जो उसका कार्य था वो प्रभावित होने लग जाएगा, क्योंकि ये संदमक पदार्थ उनसे जुड़ने लग गए हैं एंजाइमों से। तो ये प्रतिस्पर्धी पदार्थ के संदमक कहलाते हैं। प्रतिस्पर्धी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी आकृति इनसे मिलती जुलती है क्रियाधारों से, इसलिए वो क्रियाधारों से कंपटीशन करते हैं और वो खुद भी जुड़ने लग जाते हैं, जिससे अभिक्रिया धीमी पड़ जाती है। ये जो प्रतिस्पर्धी प्रकार के संदमक होते हैं, इनको वैसे हम निरोधक पदार्थ भी कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धी या निरोधक पदार्थ है ये। अब बात ये आती है, क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाता है कि यदि हमें इस प्रकार की रिएक्शन में कि प्रतिस्पर्धी पदार्थों के कारण जो अभिक्रिया धीमी पड़ गई है उसको वापस से बढ़ाने के लिए अपन क्या करें, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, यदि ये कंपटीशन के लिए आ रहे हैं तो आप क्या करो, क्रियाधारों की संख्या बढ़ाओ, क्रियाधारों की संख्या को ज्यादा बढ़ा दो। तो क्रियाधार ज्यादा होंगे तो अपने आप ही क्रियाधार क्या करेंगे, वो ज्यादा इनसे जुड़ना चालू हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि यदि हमें अभिक्रिया का वेग वापस से बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में क्रियाधार जो पदार्थ है उनकी सांद्रता में अभिक्रिया में बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरे जो पदार्थ है अपने, वो आ जाते हैं अप्रतिस्पर्धी प्रकार के संदमक पदार्थ। अब अप्रतिस्पर्धी क्या कहते हैं कि ये ऐसे पदार्थ हैं अप्रतिस्पर्धी कि जो कंपटीशन नहीं करेंगे, जो प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। जैसे ये अभिक्रिया और ये मान लो कि ये एंजाइम है यहां पर और ये यहां पर क्रियाधार पड़े हैं जिनसे ये जुड़ रहे थे, लेकिन यहां पर ये मान लो कि ये कौन आ गया, ये अप्रतिस्पर्धी संदमक आ गया। ये संदमक पदार्थ कौन सा आ गया, अप्रतिस्पर्धी आ गया। ये कौन है, ये क्रियाधार हो गए हैं और ये कौन हो जाता है, ये एंजाइम हो जाता है। तो ये वाले संदमक पदार्थ क्या करते हैं, ये डायरेक्ट जाकर के इनसे अटैच हो जाते हैं, इनसे जुड़ जाते हैं एंजाइमों से, और इनकी प्रकृति कुछ विषैली होती है और विषैले प्रभाव के कारण क्या हो जाते हैं, ये एंजाइमों को ही नष्ट कर देते हैं या एंजाइमों की क्रिया को इतना प्रभावित कर देते हैं कि एंजाइम क्रियाधारों से जुड़ना ही बंद हो जाते हैं, जिससे अभिक्रिया रुक जाती है। ये इसलिए ये कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो अपना सीधा प्रभाव डाल रहे हैं एंजाइमों पर और उनकी अभिक्रियाओं को रोक रहे हैं, बिल्कुल सीधा रोक रहे हैं ये। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यहां पर तो अभिक्रिया बिल्कुल रुक जाएगी, वहां पर धीमी पड़ रही थी, यहां पर बिल्कुल रोक देंगे ये। जैसे हम इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं अप्रतिस्पर्धी प्रकार के संदमक पदार्थों का। जैसे हमने कहा जैसे PB है, HG है, साइनाइड प्रकार के विष है, तो वो इसी प्रकार के ही जो क्या करते हैं, एंजाइमों की रिएक्शन को तुरंत रोक देते हैं ये और अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तो ये संदमक पदार्थ थे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें ये अप्रतिस्पर्धी प्रकार के जो संदमक पदार्थ है जो एंजाइमों को नष्ट कर रहे हैं, तो यदि हमें इनकी अभिक्रियाओं को वापस से थोड़ा सा सुधार लाना है, अभिक्रिया के वेग को वापस से यदि हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर एंजाइमों की जो सांद्रता है वो बढ़ानी पड़ेगी, एंजाइम बढ़ाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि एंजाइम नष्ट हो रहे हैं। तो एंजाइम ज़्यादा ले फिर आप, और एंजाइम ज़्यादा लेोगे तो फिर क्या होगा, वापस से क्रिया चालू होगी, क्रियाधारों से जुड़ने का काम फिर से चालू हो जाएगा। इसलिए यदि हमें अप्रतिस्पर्धी प्रकार के संदमक पदार्थों की प्रक्रिया को धीमा करना है या उनके प्रभाव को निष्क्रिय करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें एंजाइमों की सांद्रता अभिक्रिया में बढ़ानी चाहिए। और यदि प्रतिस्पर्धी वाले में हमने कह दिया कि यहां पर क्या होगा, यहां पर जो क्रियाधार पदार्थ है उनकी सांद्रता ज्यादा बढ़ाओ,
उनकी ज़्यादा लो आप सांद्रता, ताकि वो इनको रिप्लेस कर सके, प्रतिस्पर्धी वाले पदार्थों को दूर कर सके और खुद जुड़ सके उनसे। ठीक है, तो दो अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं और संदमक पदार्थ का जो पॉइंट है वो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से। अब इसके बाद में बात आती है अपनी कि जो एंजाइम है उन एंजाइमों की क्रियाविधि कैसे, मैकेनिज्म कैसे है। यानी एंजाइम ठीक है अभिक्रिया करते हैं, क्रियाधार पर क्रिया करते हैं और उसको उत्पाद में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं ये प्रक्रिया अपन देख रहे हैं। यानी यहां पर हम कह सकते हैं एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि, एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि ये कह सकते हैं। अब देखो एंजाइम क्रिया की जो क्रियाविधि है उसको देखने के लिए अपन को क्या करना होगा कि यहां पर एंजाइमों की अभिक्रिया को दर्शाने के लिए दो प्रकार की थ्योरियां अपने पास में उपलब्ध है, कि जिसमें दो अलग अलग मत कहे गए। जिसमें जो पहला मत है अपना वो ये कहता है कि एंजाइम क्रियाधार संकुल बनना। ठीक है, यानी ये वाला जो पॉइंट है आपको कि जो क्रियाविधि हम देख रहे हैं उस क्रियाविधि के अंदर कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का बनना। अब एंजाइम क्रियाधार संकुल देखो कैसे बनता है, कि यहां पर यह बताया गया है कि जो क्रियाधार पदार्थ होते हैं वो क्रियाधार पदार्थ एंजाइमों से जुड़ते हैं। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि ये हो गया क्रियाधार, और क्रियाधार पर कौन जुड़ा, एंजाइम। क्रियाधार प्लस एंजाइम क्या बन गया, एंजाइम क्रियाधार संकुल। संकुल का मतलब कॉम्प्लेक्स बन गया दोनों का, एंजाइम क्रियाधार संकुल। और थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि जो एंजाइम क्रियाधार संकुल बना है अब वहां पर क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा। और एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम अभिक्रिया से अलग हो जाएंगे, यानी एंजाइम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एंजाइम तो केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए अर्थात उत्पाद बनाने के लिए ही आते हैं। तो क्रियाधार कौन होंगे, जिन पर क्रिया होनी है। एंजाइम कौन होंगे, जो क्रिया करते हैं और दोनों आपस में जुड़ेंगे। और जुड़ने का क्या होगा, एक थोड़े समय के लिए क्या होगा, दोनों का जुड़ा हुआ रूप आएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल कह रहे हैं। अब ये जो एंजाइम क्रियाधार संकुल है कुछ देर के लिए ऐसा रहना है, पर डायरेक्ट तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, पहले संकुल बनेगा और संकुल बनने के बाद में अब क्या होगा, अब उत्पाद बन जाएगा, यानी अब प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएंगे। इसको हम देखो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि क्रियाधार है ना, ये मान लो कि प्रोटीन है। ठीक है, और प्रोटीन है, इस पर क्रिया किसने की, मान लो कि पेप्सिन ने की, है ना। और पेप्सिन ने क्रिया करके एंजाइम क्रियाधार संकुल बना दिया, यानी हम कह सकते हैं कि क्या बन गया कि प्रोटीन पेप्सिन संकुल बना दिया गया। और कुछ देर में क्या होगा, अब जो प्रोटीन है उत्पाद क्या बन जाएंगे भाई, एमिनोमल बन जाएंगे, एमिनोमल बन जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने पेप्सिन का तो केवल एक एग्जांपल लिया कि प्रोटीन पाचक होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पेप्सिन जो करता है वो एक आंशिक पाचन करता है प्रोटीन का। ठीक है, वो बात अलग ही, हमें एक एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं इस बात को कि एमिनोमल है वो बन जाते हैं, और एंजाइम कौन था, पेप्सिन है, वो वापस से अलग हो जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ना है, वो फिर नए क्रियाधार से जुड़ेगा और फिर उसको नए उत्पाद में बदलता रहेगा।
तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, पहला जो मत है वैज्ञानिकों का, वो ये कहता है कि एंजाइम कैसे क्रिया करते हैं कि एंजाइम क्रियादार संकुल बनाते हुए वो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी उत्पाद बनाते हैं, है ना, इस प्रकार से क्रिया करते हैं। अब ये जो मत दिया गया था, इस मत के संदर्भ में कह सकते हैं, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, इस मत के पक्ष में कुछ सिद्धांत दिए गए। वो सिद्धांत देखो कौन कौन से हो जाते हैं। सबसे पहले जो सिद्धांत आ जाता है इसका, उसको अपन कह सकते हैं लॉक की थ्योरी, यानी ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत। देखो जो ताला चाबी सिद्धांत है वो आपको ये कहता है, पहली बात किसने दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया ये, तो ये एमिल फिशर हो जाते हैं। ये एमिल फिशर, उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। एंड ताला चाबी तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था किस प्रकार से काम होता है। इनके अनुसार जैसे एक विशेष ताला, एक ताले के लिए, विशेष ताले के लिए विशेष चाबी होती है, उसी प्रकार एक विशेष क्रियाधार पर क्रिया करने के लिए एक विशेष एंजाइम होता है। एंड जैसे एक विशेष चाबी विशेष ताले को खोलती है, उसी प्रकार से विशेष एंजाइम विशेष क्रियाधार पर क्रिया करते हैं और उनको उत्पाद में बदलते हैं। अब इसके लिए देखिए, जैसे हमने कहा ये हो गया क्रियाधार। क्रियाधार किसको माना है, ताला, ताले को माना है क्रियाधार। और क्रियाधार में हमने क्या जोड़ा था, एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम किसको माना है, चाबी को माना है। और दोनों में रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन हम जानते हैं कि जैसे चाबी, ताले को खोलने के लिए जब चाबी लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपन को ताला और चाबी दोनों का संकुल बनना होता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही हो, लेकिन दोनों को एक साथ रखना पड़ता है एक बार, तो वो संकुल बन गया इनका। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हुआ। अब एंजाइम क्रियाधार कौन है भाई, एंजाइम कौन हो गया, चाबी। क्रियाधार कौन है, ताला। तो चाबी ताले का संकुल बनाया थोड़े समय के लिए, और जैसे ही रिएक्शन हुई, रिएक्शन कंप्लीट जैसे ही होगी तो क्या बन जाएगा भाई, यहां पर क्या बनाया था आपने, उत्पाद प्लस एंजाइम बना दिए थे। तो वैसे ही यहां पर भाई क्या होगा, उत्पाद प्लस एंजाइम। उत्पाद कौन है भाई यहां पर, उत्पाद का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो एंजाइम आपने जो ताला लिया था वो कैसा था, वो बंद ताला था, ठीक है, कैसा था, बंद था। और अब यहां पर उत्पाद में क्या हो जाएगा, खुला ताला, ठीक है, यानी जो लॉक है वो ओपन हो गया, यानी उत्पाद बन गया। भाई जिस काम के लिए हमने रिएक्शन कराई थी वो रिएक्शन हो चुकी है और उत्पाद बन चुका है, यानी ताला खुल गया है। और एंजाइम क्या हो गया, एंजाइम कौन है, चाबी, यानी इसका मतलब चाबी का कुछ नहीं बिगड़ना है, चाबी वापस से जिस प्रकार एंजाइम है अभिक्रिया के अंत में अलग हो जाते हैं और फिर वो नए वो क्रियाधार से जुड़ेंगे, तो उसी प्रकार से जो चाबी है वो भी अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो ताला चाबी सिद्धांत है, उस एमिल फिशर क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एंजाइम क्रियाधार विशिष्ट होते हैं, इस पॉइंट को बताना चाह रहे हैं वो। यानी जैसे विशेष ताला विशेष चाबी से ही खुलता है, उसी प्रकार से विशेष एंजाइम विशेष क्रियाधार पर ही क्रिया करते हैं। तो ये क्रियाधार विशिष्टता के गुण को यहाँ पर मुख्य रूप से ताला चाबी सिद्धांत के थ्रू बताया गया है, और आधार क्या है, इसके द्वारा बताया गया है। अब इसके पक्ष में दूसरा उदाहरण और जुड़ जाता है अपने पास में, और वो हो जाता है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ठीक है। प्रेरित आसंजन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था भाई, ये दिया गया था
कोस्टलैंड के द्वारा दिया गया था। और ये क्या कह रहे हैं, इनके अनुसार जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों पर विशेष सक्रिय स्थल मौजूद होते हैं, है ना। एंजाइम पर सक्रिय एक्टिव जो स्थल होते हैं वो इसके ऊपर मौजूद होते हैं, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, क्रियाधार से जुड़ते हैं, इन क्रियाधार पर क्रिया करते हैं। तो ये जो शब्द है प्रेरित, प्रेरित का मतलब क्या हो जाता है, प्रेरित का मतलब आसंजन का मतलब तो है जुड़ना, और प्रेरित का मतलब होता है कि यहां पर जो क्रियाधार होते हैं उन क्रियाधारों की आकृति से प्रेरित होकर के एंजाइम अपनी आकृति में, यानी अपने जो सक्रिय स्थल जहां पर पाए जा रहे हैं उन सक्रिय स्थलों की आकृति में परिवर्तन ले आते हैं ताकि वो उनसे जुड़ सके। जैसे यहां पर मैं बात करूं, ये कौन है, क्रियाधार, ये क्रियाधार की आकृति है, ठीक है। और ये कौन है, ये एंजाइम, ठीक है। और एंजाइम का ये क्या है भाई, ये है सक्रिय स्थल, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इसका सक्रिय स्थल है जिसके द्वारा ये क्रियाधार से जुड़ेगा। लेकिन क्रियाधार की आकृति तो ऐसे है, तो ये एंजाइम इससे कैसे जुड़ सकता है भाई, क्योंकि ये इसमें फिट ही नहीं होगा इसे क्रिया करने के लिए। इसलिए क्या होता है, कोस्टलैंड क्या कह रहे हैं भाई, प्रेरित आसंजन सिद्धांत क्या कह रहा है कि क्रियाधार से रिएक्शन करने के लिए एंजाइम अपने जो सक्रिय स्थल है, यानी ये जो सक्रिय स्थल है उसमें चेंज ले आते हैं और ये अपने आप को क्या करते हैं, इस क्रियाधार की आकृति में डालने का प्रयास करते हैं ताकि उनसे जुड़ जाए। तो ये कैसे करेंगे भाई, यहां पर मैंने ऐसे कह दिया कि भाई ये तो कौन है, क्रियाधार, चेंज किसको लाना है, एंजाइम को लाना है। और एंजाइम चेंज ला करके देखो कैसा हो गया है, ये लो, ये ऐसा हो गया है। अब क्या होगा, अब ये आसानी से इसमें फिट हो पाएगा, ठीक है, इसमें फिट हो जाएगा। तो सक्रिय स्थल में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया है, ये सक्रिय स्थल क्या हो गया, परिवर्तित। तो मैं कह सकता हूं यहां पर परिवर्तित सक्रिय स्थल। और ये कौन हो गया, ये क्रियाधार। तो इन्होंने क्या किया, क्रियाधार की आकृति, क्रियाधार की आकृति कैसी थी, ऐसे मान लो कि ऐसे थी त्रिकोणी, तो क्रियाधार की आकृति से प्रेरित होकर के एंजाइम अपने सक्रिय स्थलों में परिवर्तन ले आए और उनकी आकृति के अनुसार अपने आप को बना लिया ताकि वो उनसे जुड़ सके। तो ये क्या कहलाता है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहलाया। किसने दिया, कोस्टलैंड ने दिया। तो ये सभी देखो, ये दोनों सिद्धांत क्या है, वो इस मेन पॉइंट ये अपना एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने वाला पॉइंट के आधार पर ये बात बता रहे हैं। यानी यहां पर भी क्या होगा, ये क्रियाधार क्या होगा, इससे जुड़ेगा, जुड़ेगा तो संकुल यहां पर भी बनना है, और संकुल बनकर के बाद में क्या होगा, उत्पाद बनना है, ठीक है। यानी प्रक्रिया तो वही होनी है जो भी फिशर ने बताकर गया था, प्रक्रिया तो वैसे चलेगी। लेकिन यहां पर ये एक्स्ट्रा बात ये बता रहा है कि क्रियाधार की आकृति से प्रेरित होकर के इन्होंने अपने सक्रिय स्थलों में परिवर्तन ले आए हैं और चेंज ला करके उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों सिद्धांत इसके पक्ष के सिद्धांत हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 के थ्रू हम इनकी एंजाइमों की क्रियाविधि समझ रहे हैं, जिसके पक्ष में 2 सिद्धांत हो गए, ताला चाबी सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत।